दोस्तों समुद्र बेहद विशाल है। ये पृथ्वी का 70% से अधिक हिस्सा घेरे हुए हैं, जबकि बाकी के 30% हिस्से में इंसान बाकी स्थलीय जीव जंतुओं के साथ रहता है। अब जाहिर है कि समुद्र विशाल है तो इनके रहस्य भी काफ़ी खास होंगे। तो चलिए बेकार बातों में वक्त ना बर्बाद करते हुए आज के इस वीडियो में समुद्र से जुड़ी 3 अनोखी और चौंका देने वाली घटनाओं का जिक्र करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। दोस्तों पहली घटना है वर्ष 2003 की, जब वैज्ञानिकों ने कुछ ग्रेट व्हाइट शार्क्स, जो कि पृथ्वी की सबसे बड़ी शार्क प्रजाति है, पर ट्रैकर्स लगाए थे। असल में वैज्ञानिक इन विशाल शार्कों के जीवन के बारे में अधिक जानकारी जुटाना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि समुद्र में शार्क कितनी लंबी यात्राएं करती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक कई सारी ग्रेट व्हाइट शार्कों पर बड़ी मेहनत करके ट्रैकर लगाए। ये ट्रैकर न सिर्फ शार्कों के आगे बढ़ने वाले रूट का डाटा स्टोर रखने में सक्षम थे, अपितु इनमें इस तरह के सेंसर भी लगाए गए थे जो शार्क के शारीरिक तापमान जैसी गतिविधि पर भी निगाह रख सकते थे। कुछ दिनों बाद ही वैज्ञानिकों को एक ट्रैकर से इस प्रकार के सिग्नल मिले जिनसे पता चल रहा था कि वो ट्रैकर समुद्र से बाहर निकल गया है। अब भला कोई शार्क समुद्र से बाहर जमीन पर तो दौड़ नहीं सकती, इसलिए वैज्ञानिकों ने पूरा सच जानने के लिए उस ट्रैकर की खोज शुरू कर दी। आधुनिक उपकरणों की मदद से ट्रैकर जल्द ही अमेरिका के दक्षिणी तट पर पड़ा हुआ मिला। ये ट्रैकर काफी गली सड़ी हालात में था और लहरों से टकराकर समुद्र किनारे पर आ गया था। वैज्ञानिकों ने जिस शार्क को ट्रैकर लगाया था उस शार्क को अल्फा नाम दिया गया था। वैज्ञानिकों ने ट्रैकर को जब कंप्यूटर से जोड़कर देखा तो पाया कि गली सड़ी हालात में होने के बावजूद भी इस ट्रैकर का डाटा सुरक्षित था। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्रैकर के डाटा को खंगालना शुरू कर दिया ताकि वो ये जान पाए कि जिस शार्क यानी अल्फा को ये ट्रैकर लगा हुआ था उस शार्क के साथ आखिर हुआ क्या था। और जब वैज्ञानिकों ने अपनी छानबीन पूरी की तो वो हैरान रह गए। असल में ट्रैकर लगी अल्फा शार्क शुरू में सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक से अल्फा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और साथ ही समुद्र में बेहद तेजी से 1900 मीटर की गहराई पर पहुंच गई। यहां चौंकाने वाली बात यह रही कि अमूमन शार्क अधिकतम 1100 फीट की गहराई तक ही तैर सकती है, इसलिए अल्फा शार्क का समुद्र में 1900 मीटर की गहराई तक पहुंच जाना संभव नहीं था। वहीं दूसरी बात यह रही कि समुद्र में अधिक गहराई पर जाने से तापमान कम होता है, परंतु अल्फा शार्क के शरीर का तापमान तो गहराई में जाने के बावजूद भी अचानक से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इस तमाम घटनाक्रम के पीछे का कारण एक ही हो सकता था, वो ये कि बेचारी अल्फा को किसी बहुत बड़े जीव ने साबुत ही निगल लिया था और वो जीव गहरे पानी का निवासी था, जिसके पेट में पहुंचने की वजह से मिली गर्मी के कारण अल्फा शार्क के शरीर का तापमान भी बढ़ गया था। बाद में इस जीव ने जब कुछ दिनों बाद अपना पेट साफ किया तो ये ट्रैकर वजन में हल्का होने के कारण वापस समुद्र में ऊपर आ गया और वहां से लहरों के जोर के कारण किनारों तक पहुंच गया। लेकिन वो कौन सा जीव था जो एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क को एक ही बार में पूरा निगल सकता था? इस सवाल का जवाब आज तक खोजी वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं, इसलिए दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों काफ़ी संभावना है कि आपने मैरी सेलेस्टे जहाज की कहानी पहले भी सुनी हो, परंतु क्या करें ये कहानी इतनी रोचक है कि जितनी बार भी सुनते हैं हर बार नई लगती है। इसलिए इस कहानी को एक बार और सुनने में कोई बुराई नहीं है। ये बात है 5 दिसंबर 1872 की, जब एक ब्रिटिश जहाज जिसका नाम डे ग्रेशिया था पूरी रफ्तार से समुद्र में दौड़ा चला जा रहा था। ये जहाज पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ पहुंच गया था और इसके कप्तान डेविड मोरहाउस थे। अचानक से कप्तान मोरहाउस और उनके जहाज पर मौजूद अन्य क्रू सदस्यों को अपनी ओर एक दूसरा शिप आता हुआ दिखाई दिया। जब कप्तान मोरहाउस ने गौर से देखा तो वो काफी हैरान हुए, क्योंकि उनकी ओर आने वाला ये शिप असल में मैरी सेलेस्टे था, जिसके कप्तान खुद मोरहाउस के खास दोस्त बेंजामिन स्पूनर थे। मोरहाउस हैरान इसलिए भी हुए क्योंकि बेंजामिन कई दिनों पहले अपने इस जहाज यानी मैरी सेलेस्टे को लेकर इटली की ओर निकले थे और अब तक उन्हें इटली पहुंच जाना चाहिए था। फिर भला वो बीच समुद्र में चहलकदमी क्यों कर रहे थे? जब मैरी सेलेस्टे कप्तान मोरहाउस के जहाज के बिल्कुल करीब आ गया तो मोरहाउस ने देखा कि मैरी सेलेस्टे में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। ये देखकर कप्तान मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई। वो अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटी नाव पर सवार होकर मैरी सेलेस्टे तक पहुंचे ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन मैरी सेलेस्टे जहाज पर तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। जब ये जहाज रवाना हुआ था तो इस पर कम से कम 10 इंसान सवार थे जो सबके सब गायब हो चुके थे। कप्तान मोरहाउस ने पूरे जहाज का
मुआयना किया तो उन्हें जहाज पर किसी प्रकार के लूटपाट के संकेत भी नहीं मिले। जहाज पर मौजूद सारा सामान सही ढंग से रखा हुआ था। मैरी सेलेस्टे पर 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी जो अभी भी सही सलामत थी। जहाज पर मौजूद सारा कीमती सामान भी ज्यों का त्यों था और इस पर इतना राशन भी था जिससे करीब 6 महीनों का गुजारा आसानी से चल जाए। उन दिनों यूरोप के लोगों में पाइप पीने का बड़ा शौक था। हर व्यक्ति अपना पाइप अपने साथ ही रखता था, परंतु इस जहाज पर सभी पाइप एक ही जगह पड़े हुए थे। कप्तान मोरहाउस ये नहीं समझ पाए कि यदि किसी कारण से मैरी सेलेस्टे पर सवार इंसानों को जहाज छोड़कर भी जाना पड़ा था तो वो लोग अपने पाइप यहाँ क्यों छोड़ गए। मैरी सेलेस्टे जहाज पर लोग एंट्री की एक डायरी मिली जिस पर आखिरी एंट्री 11 दिनों पहले की थी, यानी ये जहाज पिछले 11 दिनों से लावारिस हालात में समुद्र में भटक रहा था। कप्तान मोरहाउस लाख कोशिश करने पर भी ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर मैरी सेलेस्टे पर मौजूद लोग इस तरह से कैसे गायब हो गए। ना ही इस जहाज पर लूटपाट हुई, ना ही ये समुद्र में डूबने वाला था और ना ही इस पर किसी समुद्री जीव के हमले के कोई सबूत दिख रहे थे। तो फिर इस जहाज पर सवार इंसान मैरी सेलेस्टे को छोड़कर क्यों भाग गए। खैर, उस वक्त समुद्र का एक नियम था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरा जहाज या कार्गो बीच समुद्र में लावारिस हालत में मिलता है और वह व्यक्ति उस जहाज या सामान को समुद्र से बाहर लेकर आता है तो वो व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है कि कप्तान मोरहाउस को भी इस नियम के बाबत जानकारी थी, इसलिए अपने जहाज के साथ साथ मैरी सेलेस्टे जहाज को भी लेकर यूरोप पहुंच गए। लेकिन मैरी सेलेस्टे से बिना किसी कारण के क्रू मेंबर गायब होने की इस घटना पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इस जहाज की कंपनी ने कप्तान मोरहाउस को पैसे देने से इनकार कर दिया। कंपनी के सदस्यों ने उल्टा मोरहाउस के खिलाफ जांच शुरू कर दी क्योंकि उनका सोचना था कि कप्तान मोरहाउस ने ही अपने साथियों की मदद से मैरी सेलेस्टे के तमाम क्रू मेंबरों को इनाम के लालच के लिए मार डाला था। हालांकि करीब 3 महीनों की जांच के बाद भी कंपनी मोरहाउस को दोषी साबित नहीं कर पाई और उन्हें इनाम की रकम का कुछ हिस्सा मोरहाउस को देना पड़ा। लेकिन मैरी सेलेस्टे पर सवार वो 10 लोग कहां गायब हो गए थे इसका पता कभी नहीं चल पाया। इसलिए आज के वीडियो की तीसरी अनोखी घटना को जानते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न स्कॉटलैंड में मौजूद फलेन आइलैंड कई छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है। 16 दिसंबर वर्ष 1900 के दिन एक शिप इस द्वीप पर बने लाइट हाउस के निकट से गुजरा तो उस शिप ने पाया कि असल में ये लाइट हाउस कार्य नहीं कर रहा था। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर शिप ने उस एजेंसी से संपर्क किया जो एजेंसी फलेन आइलैंड पर मौजूद इस लाइट हाउस के रख रखाव हेतु जिम्मेदारी संभाले हुए थी। एजेंसी को सूचना दी गई कि उनका लाइट हाउस कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वहां शीघ्रता से कर्मचारी भेजकर लाइट हाउस को शुरू किए जाने की आवश्यकता है। परंतु इस एजेंसी का कहना था कि करीब 1 सप्ताह पहले ही इस लाइट हाउस की देखरेख और इसे कार्यवंत रखने हेतु 3 कर्मचारी भेजे जा चुके हैं। ऐसे में भला लाइट हाउस बंद कैसे हो सकता है। खैर, मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए इस एजेंसी ने एक छोटा जहाज लाइट हाउस की ओर जांच हेतु भेजा। इस जहाज में लाइट हाउस के कर्मियों के लिए भोजन इत्यादि भी था। इस जहाज के कप्तान का नाम हार्वी था, जिन्हें उनके कुछ सहायकों एवं जोसेफ नामक एक जांचकर्ता के साथ यहाँ भेजा गया था। जब कप्तान हार्वी, जांचकर्ता जोसेफ और उनके साथी आइलैंड पर पहुंचे तो जो पहली अनोखी चीज उन्होंने देखी वो ये कि भोजन की जो भी सामग्री इस लाइट हाउस पर रहने वाले 3 लोगों के पास थी उस सामग्री को लाइट हाउस से बाहर फेंक दिया गया था। ये देखकर जांचकर्ता जोसेफ का चौंक जाना स्वाभाविक था। भला कोई अपने भोजन को इस तरह से बाहर क्यों फेंकेगा। खैर, इस भोजन को छोड़कर जोसेफ अपने साथियों सहित लाइट हाउस के भीतर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लाइट हाउस के दोनों ही दरवाजे भीतर से बंद थे। अब जोसेफ समझ गए कि लाइट हाउस कर्मी अंदर ही मौजूद होने चाहिए, इसलिए उन्होंने दरवाजों को खटखटाना शुरू किया, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आई और ना ही दरवाजे खोले गए। इसलिए जोसेफ और उसके साथियों ने अपने उपकरणों की मदद से जबरदस्ती दरवाजों को खोला, क्योंकि उन्हें लगा कि अंदर मौजूद तीनों कर्मी शायद मारे जा चुके हैं। परंतु जब वो सभी लाइट हाउस के अंदर घुसे तो उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। अब यहाँ से घटनाक्रम बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गए। यदि लाइट हाउस में रहने वाले वो तीनों कर्मी कहीं भाग गए थे तो भला लाइट हाउस के दोनों ही दरवाजे अंदर से बंद कैसे हुए। इस लाइट हाउस में सामान बिखरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वो तीनों कर्मी अचानक से किसी चीज से डरकर यहाँ से भागे थे। उसके बाद कप्तान हार्वी और जोसेफ ने पूरा आइलैंड छान मारा, परंतु उन 3 लाइट हाउस कर्मियों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया, इसलिए वो सब लोग वापस लौट आए। बाद में इस पूरे केस की जांच करने के लिए सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट मॉय हेड को भेजा गया। रॉबर्ट को अपनी तहकीकात
तहकीकात के दौरान इस लाइट हाउस की लॉकबुक मिल गई। इस लॉकबुक में लाइट हाउस कर्मचारियों को प्रतिदिन गुजरने वाले जहाज़ों और मौसम संबंधी जानकारी को लिखना होता था। रॉबर्ट ने पाया कि इस लॉकबुक में 15 दिसंबर तक का ही लेखा जोखा था, उसके बाद का नहीं। यानी लाइट हाउस कर्मी 15 दिसंबर के बाद से ही गायब हो चुके थे। जब रॉबर्ट ने लॉकबुक के पन्नों को पढ़ा तो उसमें काफ़ी अजीब बातें लिखी हुई थी। 12 दिसंबर को लाइट हाउस कर्मियों द्वारा लिखा गया था कि आज समुद्र में बेहद विशाल लहरें उठ रही हैं। तूफान इतना भीषण है कि इतना तेज तूफान हमने आज तक नहीं देखा, इसलिए हम सब डरे हुए हैं। 13 तारीख को लिखा हुआ था कि हम सब बहुत गुमसुम हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि खराब मौसम के कारण हमें डर लग रहा है। कुछ ऐसा ही 14 तारीख को भी लिखा हुआ था। वहीं 15 तारीख के बारे में उन कर्मियों ने जिक्र किया था कि आज मौसम साफ है एवं हम सब काफ़ी खुश हैं। खास बात ये थी कि 12, 13 या 14 तारीख को इस इलाके से गुजरते हुए जहाज़ों की रिपोर्ट में मौसम खराब होने का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि सभी जहाज़ों के कप्तानों का कहना था कि उन दिनों तो मौसम काफ़ी साफ और सुहावना था। यानी शायद लाइट हाउस कर्मियों को खराब मौसम होने का भ्रम हो रहा था। वहीं जब लॉकबुक के अनुसार 15 तारीख को मौसम साफ हो गया था और लाइट हाउस कर्मी बड़े खुश भी थे, तो वो भला अचानक भाग कहाँ गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भला भागते हुए उन कर्मियों ने लाइट हाउस के दरवाजे भीतर से कैसे और क्यों बंद किए। दोस्तों, ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब कभी किसी को नहीं मिला और बेचारे वो लाइट हाउस कर्मी हमेशा के लिए गायब हो गए। वैसे आपका क्या अनुमान है? क्या उन लाइट हाउस कर्मियों पर किसी समुद्री जानवर ने हमला किया था या वो बेचारे किसी प्रेत आत्मा का शिकार बन गए थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। अंत तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।